मौर्य साम्राज्य का इतिहास। भारत के इतिहास में ऐसे कई शासक हुए हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन मौर्य सम्राट अशोक महान की कहानी सबसे अलग है। सम्राट अशोक ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की, बल्कि उनका जीवन एक विजेता से करुणामय शासक की यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, यह मौर्य सम्राट अशोक महान की जीवन गाथा को बताती है कि एक साम्राज्यवादी विजेता कलिंग युद्ध के बाद उसकी भयानक दुर्दशा को देखकर उसने अहिंसा और करुणा के मार्ग को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमराज मौर्य। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके की रोचक जानकारियां लाते रहते हैं। सम्राट अशोक महान की जीवन गाथा को हमने 10 भागों में विभाजित कर आपको बताने की कोशिश की है, जिसमें प्रारंभिक जीवन से लेकर अंत तक की सभी घटनाओं को समायोजित किया गया है, जिनको आप एक एक करके सुनेंगे और जानेंगे। ये सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हमारे साथ अंत तक बने रहिए और सुनिए सम्राट अशोक महान की विजेता से लेकर के करुणा तक की कहानी। सबसे पहले हम जानते हैं सम्राट अशोक की प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। महान रणनीतिकार चाणक्य उनके गुरु और उनके मुख्य सलाहकार थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई। नंद वंश के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य ने उत्तरी भारत के बड़े हिस्से को नियंत्रित किया। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाली और मौर्य साम्राज्य को और भी अधिक विस्तारित किया। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने सत्ता संभाली, जो मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट बने। महान सम्राट अशोक का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण एक शासक तैयार करने के लिए ही किया गया। उनके शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह कहा जाता है कि वो बचपन से ही बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्हें युद्ध, राजनीति और शासक बनने की कला में निपुणता के साथ प्रशिक्षित किया गया था। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार ने उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी थी, जिनमें उज्जैन और तक्षशिला के राज्यपाल का पद भी शामिल था। अशोक का परिवार एक बड़ा और राजनीतिक रूप से जटिल था। उनके कई भाई बहन थे, जिनमें सत्ता को लेकर संघर्ष बना रहता था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया था, जहां उन्होंने अपने प्रशासनिक कौशल को निखारा और अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया कि वह एक कुशल शासक बनने के लिए उपयुक्त हैं। इस कहानी का दूसरा बिंदु जानते हैं, सम्राट अशोक का सिंहासन के लिए संघर्ष। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हो गया। अशोक के कई भाई थे, जिनमें से सुसीम प्रमुख थे। सुसीम और अशोक के बीच सत्ता की होड़ काफी तनावपूर्ण थी। अशोक ने अपने राजनीतिक कौशल और क्रूरता से सत्ता की इस लड़ाई में विजय प्राप्त की। जब अशोक को उज्जैन और तक्षशिला का राज्यपाल बनाया गया था, तब उन्होंने शांति और स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तक्षशिला में विद्रोह और अशांति की स्थिति थी, लेकिन अशोक ने अपने नेतृत्व क्षमता से वहां व्यवस्था बहाल की। यह उनके प्रशासनिक अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने उन्हें बाद में मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने के लिए कुशल साबित किया। सभी राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य का सिंहासन संभाला। उनके शासन की शुरुआत क्रूर और युद्धप्रिय शासक के रूप में शुरू हुई, लेकिन यह उनके जीवन का केवल एक पक्ष था। जल्द ही एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन और शासन को पूरी तरीके से बदल दिया। वो था कलिंग युद्ध।
कहानी का तीसरा मुख्य भाग, कलिंग युद्ध। मौर्य साम्राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित कलिंग राज्य, जो वर्तमान में ओडिशा नाम से जाना जाता है, अशोक के साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कलिंग का अपना एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था, जिसे अशोक अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। लेकिन कलिंग के लोग स्वतंत्रता प्रिय थे और उन्होंने अशोक की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब कलिंग की जनता ने सम्राट अशोक की अधीनता को अस्वीकार कर दिया, तब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य के इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक बन गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, उससे भी अधिक घायल हुए। कलिंग युद्ध की विभीषिका और नागरिकों की पीड़ा ने अशोक के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस युद्ध के बाद अशोक ने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक को न केवल युद्ध की जीत मिली, बल्कि उन्होंने एक गहरा आत्मनिरीक्षण भी किया। उन्होंने देखा कि युद्ध में कितना विनाश हुआ है और कितनी निर्दोष जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। ये अनुभव इतना गहरा था कि अशोक ने युद्ध और हिंसा को हमेशा के लिए त्यागने का निर्णय ले लिया। यहीं से अशोक के जीवन में करुणा, अहिंसा और बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण की शुरुआत हुई। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का चौथा पड़ाव, विजय से पीड़ा तक। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक को आंतरिक रूप से तोड़ दिया। वह एक विजेता होने के बावजूद खुद को शांत नहीं कर पा रहे थे। युद्ध के बाद की बर्बादी और जनहानि ने उनके हृदय में गहरी पीड़ा उत्पन्न की। इस पीड़ा के कारण ही सम्राट अशोक का जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचा और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की कि अब वह और कोई युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाने का फैसला किया। इस समय के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को गंभीरता से अपनाया और खुद को एक शांत दूत के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपने जीवन को दया, शांति और सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। अशोक ने अपने राज्य में सुधारों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला शुरू की। उन्होंने हिंसा, शिकार और जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाया और सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। इस परिवर्तन का प्रभाव उनके व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उनके पूरे साम्राज्य पर इसका गहरा असर हुआ। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का चौथा बिंदु, बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के संपर्क में आ गए, जिन्होंने उन्हें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से परिचित कराया। बौद्ध धर्म के अहिंसा, करुणा और शांति के सिद्धांतों ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने इन सिद्धांतों को अपने शासन का आधार बनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सम्राट अशोक ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म को अपनाया। वह बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने संसाधनों का उपयोग किया और बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों और बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश को न केवल अपने साम्राज्य में फैलाया, बल्कि विदेशों में भी फैलाने का काम किया। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान कई बौद्ध धर्म सभाओं का आयोजन किया। अपने परिवार के सदस्यों जैसे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक विश्वास न रहकर समाज में शांति और करुणा का आधार बने। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का छठा बिंदु, अशोक का शासन और नीतियां। अशोक ने अपने शासनकाल में एक धर्म राज्य की स्थापना की, जहां अहिंसा, करुणा, धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने अपने नागरिकों के बीच नैतिक और धर्म के प्रचार पर जोर दिया।
यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में सभी धर्मों का सम्मान हो। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया ताकि उनके नागरिकों को बेहतर जीवन मिल सके। उन्होंने कृषि, व्यापार और शिक्षा को प्रोत्साहित किया। समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना की। अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य में सुधार किए बल्कि विदेशी संबंधों पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने शांति और सहयोग के माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत किए। बौद्ध धर्म के संदेशों को फैलाने के लिए अशोक ने विशेष रूप से अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इसके अलावा उन्होंने ग्रीस, मिस्र और अन्य कई देशों में भी अपने दूत भेजे ताकि वहां बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा सके। इससे यह दर्शाता है कि अशोक ने वैश्विक शांति और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए कितनी दूरगामी सोच अपनाई थी। सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों का व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में धर्म महापात्रा नियुक्त किए जो लोगों के नैतिक और धार्मिक जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए काम करते थे। ये महापात्रा विभिन्न वर्गों और धर्मों के बीच समन्वय और शांति बनाए रखने के लिए काम करते थे। सम्राट अशोक ने न्याय प्रणाली में भी सुधार किए ताकि हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिल सके। सम्राट अशोक ने पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण को भी अपने शासनकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने पशुओं के शिकार पर रोक लगाई और बलि प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने वन्य जीवन और पेड़ों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे और पशु मानव के बीच समन्वय स्थापित हो सके। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का 7वां अध्याय, 7वां बिंदु, धर्म प्रचार और अशोक के शिलालेख। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार को अपने शासन का मुख्य उद्देश्य बना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों अहिंसा, करुणा और नैतिकता को अपने शिलालेखों के माध्यम से प्रचारित किया। ये शिलालेख भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए थे ताकि जनता उनके संदेशों को समझ सके। सम्राट अशोक ने यह सुनिश्चित किया कि उनका धर्म का प्रचार समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, शहरी हो या ग्रामीण हो। अशोक के शिलालेख उनकी धार्मिक और नैतिक नीतियों का प्रतिबिंब है। ये शिलालेख संस्कृत और अन्य भाषाओं में लिखे गए थे ताकि वे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में रहने वाली जनता तक आसानी से पहुंच सके। शिलालेखों में न केवल बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया था बल्कि अशोक की न्यायप्रियता, प्रजा के प्रति उनकी करुणा और उनकी नीतियों का भी विस्तार से वर्णन किया गया था। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में धम्म शिलालेख और धम्म स्तंभ प्रमुख हैं जो धर्म, नीति और नैतिकता के आदर्शों का प्रचार करते हैं। जो धर्म, नीति और नैतिकता के आदर्शों का प्रचार करते थे, इन शिलालेखों में उन्होंने अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और जन कल्याण की नीतियों का विस्तार से उल्लेख किया। सम्राट अशोक के इन शिलालेखों ने न केवल भारतीय समाज को बल्कि पूरी दुनिया को नैतिक और धार्मिक मूल्यों की एक नई दिशा दी। सम्राट अशोक का धर्म केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सम्मान दिखाया और धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। उनके शिलालेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाना चाहिए और एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। सम्राट अशोक का यह दृष्टिकोण उस समय के लिए अद्वितीय था और यह दर्शाता है कि वे न केवल बौद्ध धर्म के प्रचारक थे बल्कि एक सच्चे धर्मराजा भी थे जो पूरे समाज की भलाई के लिए कार्य करते थे। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का 8वां बिंदु, सम्राट अशोक महान के निर्माण कार्य। अशोक ने अपने शासनकाल में कई स्थापत्य कार्य कराए जिनमें स्तूप, मठ,
स्तंभ और अन्य धार्मिक संरचनाएं शामिल थीं। उनके द्वारा बनवाए गए निर्माण कार्य आज भी भारतीय कला और स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। अशोक के स्तंभ उनके शासन की पहचान बन गए। इन स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जिस पर 4 शेरों की आकृति बनी हुई है। यह स्तंभ आज भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इन स्तंभों पर धर्म, नीति और नैतिकता के संदेश लिखे गए थे, जो अशोक के शासन की महानता को दर्शाते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूपों का निर्माण कराया। इनमें से सबसे प्रमुख स्तूप सांची स्तूप है, जो आज भी बौद्ध धर्म और भारतीय वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है। ये स्तूप बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल बन गए, जहाँ श्रद्धालु पूजा और ध्यान करते थे। इसके अलावा अशोक ने सारनाथ, बोधगया और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी निर्माण कार्य कराए। सम्राट अशोक ने धार्मिक निर्माण के साथ साथ सामाजिक संरचनाओं का भी निर्माण कराया। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों, धर्मशालाओं और जलाशयों का निर्माण कराया, ताकि समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिल सके। सम्राट अशोक के ये निर्माण कार्य उनके जन कल्याणकारी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जिसमें समाज के हर व्यक्ति की भलाई को महत्व दिया गया। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का 9वां पॉइंट, अशोक का पारिवारिक जीवन और उत्तराधिकारी। अशोक के पारिवारिक जीवन के बारे में ऐतिहासिक जानकारी सीमित है, लेकिन उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान था। महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और वहां की जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से अवगत कराया। अशोक के परिवार का बौद्ध धर्म में गहरा विश्वास था और उन्होंने इसे पूरे साम्राज्य में फैलाने का प्रयास किया। महेंद्र और संघमित्रा का नाम बौद्ध धर्म के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित किया और वहां के राजा और जनता को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से परिचित कराया। महेंद्र और संघमित्रा के इस प्रयास के कारण श्रीलंका आज भी बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। अशोक के उत्तराधिकारी उनके समान प्रभावशाली शासक नहीं बन सके। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और अंततः मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अशोक के उत्तराधिकारी ने उनके द्वारा स्थापित नैतिक और धार्मिक नीतियों का पालन नहीं किया, जिनके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अशोक के शासनकाल की महानता और उनकी नीतियों का प्रभाव भारतीय इतिहास पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। सम्राट अशोक की जीवन गाथा का 10वां बिंदु, सम्राट अशोक की विरासत। सम्राट अशोक का शासन भारतीय इतिहास में एक सुनहरे अध्याय के रूप में याद किया जाता है। उनके शासनकाल में न केवल साम्राज्य का विस्तार हुआ, बल्कि नैतिकता, धर्म और जन कल्याण की नीतियां भी स्थापित हुईं। सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित धर्म राज्य ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। अशोक का अहिंसा, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उनके आदर्श न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक हैं। महात्मा गांधी जैसे महान नेता भी अशोक की अहिंसा की नीति से प्रेरित थे। सम्राट अशोक के आदर्श आज भी भारत की राजनीति और संस्कृति का हिस्सा हैं। उनका धर्म चक्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में स्थान पाता है। उनका शांति और करुणा का संदेश भारतीय समाज में गहराई से स्थापित है। सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित स्तूप, स्तंभ और अन्य संरचनाएं भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण हैं। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप, स्तंभ और अन्य संरचनाएं भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण अंग हैं। अशोक का धर्म और शांति का संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उनके द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म आज एशिया के कई देशों में फैला हुआ है और उनका संदेश पूरे विश्व में मानवता, करुणा और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है।
सम्राट अशोक की जीवन गाथा के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अशोक महान की कहानी केवल एक विजेता से करुणामय शासक बनने की ही नहीं है, बल्कि यह उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिवर्तनों का प्रतीक है। अशोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़े युद्ध बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होते हैं। कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी अशोक को जो आंतरिक अशांति महसूस हुई, उसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि असली शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि करुणा और अहिंसा में है। सम्राट अशोक के धर्मराज की नींव नैतिकता, दया और सहिष्णुता पर आधारित थी, जो आधुनिक युग के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य को मजबूत किया, बल्कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा और जन कल्याण की नींव रखी। उनका योगदान बौद्ध धर्म के विकास में अतुलनीय है। उनके प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। अशोक का शासन और सम्राट अशोक का शासन और उनकी नीतियां इतिहास में एक उज्जवल उदाहरण के रूप में दर्ज हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता शक्ति और विजय में नहीं बल्कि शांति, करुणा और मानवता के प्रति प्रेम में होती है। उनकी यह शिक्षा, उनकी नीतियां और उनका जीवन आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमेशा बना रहेगा। सम्राट अशोक महान की विजेता से करुणा तक की यह कहानी यह साबित करती है कि सबसे महान शासक वे होते हैं जो अपने लोगों के दिलों पर शासन करते हैं, ना कि केवल उनकी जमीन पर शासन करते हैं। अशोक का नाम इतिहास में सदैव एक महान और करुणामय शासक के रूप में दर्ज रहेगा, जिनका उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं था बल्कि मानवता की सेवा करना भी था। दोस्तों, यह थी सम्राट अशोक की जीवन गाथा, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक हमने आपको सुनाई। आपको यह उनकी जीवन गाथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दूसरों में शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको मोटिवेट करते हैं और नई नई जानकारियाँ लाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सम्राट अशोक महान की जीवन गाथा का 8वां बिंदु।